हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं एमओटी के अंदर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने O2 के लिए एमओडी डायग्राम के बारे में स्टडी की थी। आज वापस O2 से एमओडी डायग्राम का स्टडी करते हैं और इसके अंदर इसके आयंस के मीन्स हमें मॉलिक्यूलर आयंस के एमओडी डायग्राम का भी हम स्टडी इसके अंदर करेंगे और उसका कंपैरिजन भी O2 से करके देखेंगे। तो जैसा कि हमको पहले से पता है, एमओटी अगर हम O2 की बात करते हैं तो ये आपका देता है विदाउट एसपी मिक्सिंग। आपको एमओटी इसका देखने को मिलता है ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O2 का जो इलेक्ट्रो या ऑक्सीजन का आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होने के कारण आपके पास विदाउट एसपी मिक्सिंग का डायग्राम मिलता है। तो कैसे बनाएंगे इसको? स्केलेटल आप ड्रॉ कर लेंगे। लेफ्ट एंड राइट के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओ का जो पी ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रहता है आपके पास P4। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। अगर मैं जस्ट इमेज को ऊपर करता हूँ तो आपको क्या देखने मिलेगा? 1s2 2p4। तो ये आपके एक एटम का 2s सेकंड एटम के 2s के साथ ओवरलैप करेगा और आपके पास सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s एमओस बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। और 2p के बीच में ओवरलैप होने के कारण क्या मिलेगा आपको? सिग्मा 2p लोअर रहेगा, पाई 2p ऊपर, फिर पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p। यानी कि इस पर्टिकुलर में इसे देता हूँ हाईलाइट। यानी कि p वाले ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इधर से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 2p में 1 2, फिर पाई 2p में 3 4 5 6 एंड पाई स्टार 2p में 7 और 8, यानी 7 और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2p में जा रहा। तो ये आपका रहा होमो। क्या रहा? होमो। और इसके ऊपर वाला आपके पास क्या रहा? दिस वन इज लूमो। तो ये हो गया आपके पास लूमो। ओके। तो हमें पता चल गया कि अगर आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है या कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है तो वो आपको कहाँ करना पड़ेगा? दिस होमो से आप विड्रॉ कर पाओगे। और चूंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास एक कंसेप्ट और आएगा। कंसेप्ट का नाम रहेगा सोमो, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो को ना लिख के आप लिख सकते हो सोमो। इसके दो फॉर्म्स आपके पास रहेंगे। क्या लिखोगे आप लोग? सोमो। एक ट्रिपलेट ऑक्सीजन और एक सिंगलेट ऑक्सीजन के रूप में ये रहेगा। तो चलिए, हमारे पास एक है ये मेन O2 का एमोस। दिस वन इज एमोस है, फ्रंटायर एमोस, जो हमें जरूरत लगने वाली है उसी को हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे नीचे सिग्मा 2p, देन पाई 2p, पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p। ये आपके पास रहेगा सोमो। ओके। नॉर्मल O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसा रहता है? ये पैरामैग्नेटिक। ट्रिपलेट फॉर्म में, अगर सिंगलेट फॉर्म में है तो वो डायामैग्नेटिक रहेगा। ये अभी किस फॉर्म के अंदर है? ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर है। ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर मैं आयंस की बात करूँ लाइक O2 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुझे विड्रॉ आउट करना पड़ेगा? ये पाई स्टार 2p का इलेक्ट्रॉन में विड्रॉ आउट करूँगा तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा। और उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऑर्बिटल से विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये पैरा अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए आपका क्या रहेगा? पैरा आपके पास रहेगा और बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 से इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहे। अगर मैं बात करूं O2 माइनस की, आयंस क्या है? O2 माइनस। ये क्या रहता है आपका? सुपर ऑक्साइड रहता है। यानी कि माइनस चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया आपने O2 के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? वो भी पाई स्टार के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉन आएगा। इस पाई स्टार के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। अब चूंकि हम
एंटी बॉन्डिंग ABMOs के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, ओवरऑल आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। तो इस बार आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा और क्या हो जाएगा 1.5। और जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर रहने वाला है वो कैसा रहेगा, पैरा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है। थर्ड केस आपके पास जो एंड सेकंड केस यानी कि नेक्स्ट केस हमारे पास आएगा O2 2+। ये है हमारे पास O2 2+। अब 2+ चार्ज कब आएगा, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे O2 से। ओके, तो O2 से 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, विड्रॉ आउट करना है। कहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा, π*2p से। π*2p से विड्रॉ करने के बाद O2 2+ के π*2p में इलेक्ट्रॉन वैकेंट रहेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ओनली फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही बॉन्ड ऑर्डर आप काउंट करोगे। तो ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0/2, तो 6/2 कितना हो गया, 3। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ओके, दिस अब हमारे पास नेक्स्ट केस है, वो है आपके पास O2 2-। O2 2- कब आएगा, जब हम O2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। ये आपका O2 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपको एंटर करवाना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, π*2p ऑर्बिटल के अंदर एंटर होंगे। तो देखिए ये आपका पहले π* में 2 इलेक्ट्रॉन थे ही, अब 2 इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये π*2p में 4 इलेक्ट्रॉन और सारे के सारे पेयर्ड। तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो हो गया ये डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। तो इस कंसेप्ट से आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएगा, 6 - 4 यानी कि 2/2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 1। तो इस टाइप से इसका कंपैरिजन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि O2 प्लस O2 माइनस O2 2+ के इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के अंदर इसे अरेंज कीजिए या डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के में इसे अरेंज कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है दिस, ये बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या आपके पास, इंक्रीजिंग BOs। ओके, तो सबसे लो बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, O2 2- का, देन आफ्टर O2-, फिर आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, फिर आपका O2+ एंड O2 2+। देखिए O2 2- में ABMO के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं 4। ओके, O2- में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ABMOs के अंदर आपके पास रहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। O2 के अंदर ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन, O2+ में 1 एंड O2 2+ में 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण से जब ABMOs के अंदर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। ओके, चलिए अब हमारे पास एक रहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। पर्टिकुलरली ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई ज़्यादा पॉपुलरिटी इसकी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कंसेप्ट आपको इसके पता होना चाहिए। जैसा कि इसमें नाम ही दे रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स ऐसे स्पीसीज जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल हो, और
बॉन्ड ऑर्डर भी इक्वल हो, वो आपको कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल N2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन, O2 2+ टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें भी 14 होंगे, क्योंकि O2 में 16 और +2 चार्ज है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए तो 14। C2 2- यानी कि 6 दूनी 12 और -2 चार्ज तो 14 हो जाएंगे। तो ये अब इन तीनों स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन सेम है और इनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है 3 3 3, इसलिए इन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए 2 कंडीशन है, एक टोटल इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर की। तो ये N2 में बॉन्ड ऑर्डर ये 3 है, इस टाइप से इसे हम ड्रॉ करेंगे। O2 2+ में इसे इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, 3 बॉन्डिंग एंड प्लस चार्ज। कार्बन में भी ये 3 बॉन्डिंग एंड माइनस चार्ज, इस टाइप से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमें डील करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन आपके स्पीसीज के अंदर डालना होता है या फिर निकालना होता है। तो वो कहाँ से निकालेंगे? हम होमो, ये लूमो या सोमो सेम्बो एक्टिविटी करके देखते हैं। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसके लिए कहेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर हमें सेम करना होता है उस कंडीशन में, टोटल इलेक्ट्रॉन एज वेल एज बॉन्ड ऑर्डर। ये कौन से स्पीसीज के लिए वैलिड है? ओनली फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपकी वैलिड है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हेट्रोन्यूक्लियर के लिए ये वैलिड नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट भी आपको देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक ओनली वैलिड फॉर होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। देन आफ्टर हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट रहता है 14 इलेक्ट्रॉन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आपकी स्टडीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लाइक 14 इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज कौन से? N2 C2 2-, O2 2+। फिर ये आपके पास रह गया Cn-, ये आए हेट्रो न्यूक्लियर, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 और -1 चार्ज। ओके, तो 6 और 1 7 और 7 14, तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। CO कार्बन ऑक्सीजन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। और BF बोरॉन एंड फ्लोराइड, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन है। बट अब इन तीनों का अगर मैं इन सभी के अगर मैं एक चीज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो आपके 14 आ रहे हैं, सभी में 14 से रहेंगे। बट बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनमें भी 3 बॉन्ड ऑर्डर आएंगे सभी के अंदर, 3 3 3 3। क्यों? ड्यू टू ये sp मिक्सिंग है, इसमें sp मिक्सिंग है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक, तो इनके तो बॉन्ड ऑर्डर 3 3 आएंगे। बट जब हम बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन की, इनमें है कितने? 14 इलेक्ट्रॉन, sp मिक्सिंग अवेलेबल है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट रहेंगे। और कितना रहेगा आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर? लगभग आएगा 2.67। इस तरह BF के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा लगभग 1.4 ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बोरॉन एंड फ्लोराइड एज वेल एज कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। ओके, इसलिए हमारे पास इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका खिसक जाता है। और दूसरा पॉइंट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। उनका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का भी कैरेक्टर होता है, या तो वो बॉन्डिंग कैरेक्टर के होंगे या वो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर के होंगे। उस हिसाब से वो बॉन्ड ऑर्डर को वो डेविएट करेंगे। तो ये तीनों स्पीसीज आपकी नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। चलिए, लाइक हमारे पास O2 का ही हमने एग्जाम्पल लिया था। फॉर एग्जाम्पल O2 के लिए हमें S और 2p को ही हम स्टडी करते हैं, बाकी नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम इग्नोर करते हैं, उनका इतना रोल नहीं होता। ये आपके मान लीजिए कि फ्रंट में रहने वाले ऑर्बिटल्स है। तो ये O2 के लिए डायग्राम हो गया, ये भी है दिस सिग्मा 2p, पाई 2p4 एंड पाई स्टार 2p। ओके, इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इनकमिंग और आउटगोइंग यहीं से आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए नीचे हम चलते हैं। अब कंडीशन ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक O2 है एंड दिस वन इज N2। ठीक, अब आपके पास ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बोल सकते हो, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे नीचे क्या रहता है आपके पास? सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर सिग्मा 2p, पाई 2p
पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होते हैं वो पाई स्टार 2p। ये आपका रहता है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे लोअर एनर्जी में कौन रहते हैं, सिग्मा 1s में। तो पहले सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2, सिग्मा 2p जेड में 2 एंड पाई 2p एक्स पाई 2p वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर हम बात करते हैं पाई स्टार 2p एक्स एंड पाई स्टार 2p वाई में 1 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2p जेड स्टार आपका वैकेंट यानी 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इसका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो डायग्राम था वो कैसा था, विदाउट एसपी, विदाउट एसपी मिक्सिंग। ओके, विदाउट एसपी मिक्सिंग का ये आपके पास कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं N2 की। तो N2 की कंडीशन में क्या होता है, sp मिक्सिंग देखने को मिलती है। sp मिक्सिंग अगर देखने को मिलेगी तो आपके पास चेंजेस क्या होंगे, आपके पास पाई 2p लोअर रहेगा, दिस पाई 2p लोअर एंड सिग्मा 2p हायर। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास कितने रहेंगे, 14 रहेंगे। इस कारण से सिग्मा 2p में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन आपके एंटर करेंगे। तो ये रहेगा आपका होमो और दिस वन इज लूमो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2p4, सिग्मा 2p2। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। जनरल छोटी क्लासों के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट दिया जाता है याद रखने के लिए, बट ये हर समय वैलिड नहीं होता कि होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। और ये एक अरेंजमेंट होता है लाइक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 10, 12 एंड 14, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन नीचे उतरते जाओ 14, फिर 2 प्लस करो तो 16, 18 एंड 20। तो 8 और 20 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 0, ओके। 10 एंड 18 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 एंड 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये छोटे क्लास एज वेल एज 12 तक के स्टैंडर्ड के लिए ठीक है, लेकिन हायर स्टडीज़ के अंदर ये कंसेप्ट हर जगह एप्लीकेबल सही हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर हमारे पास रहता है बॉन्ड ऑर्डर रिक्वायरमेंट फॉर मॉलिक्यूल, यानी कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, ओके। या तो ग्रेटर देन 0 उसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। अगर किसी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है या फिर फुलफिल 8 इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर फुलफिल्ड 20 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा कि हमने देखा था हाइड्रोजन, हीलियम, ओके। तो हीलियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं He2 वो एग्जिस्ट नहीं करते, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है इसका 0, ठीक है। इसी तरह ये 8 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम, बेरिलियम B2 में भी बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह अगर मैं नियोन Ne2 की बात करूं, Ne2, ओके, तो इसमें भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे 20, ओके। तो इन सभी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 आते हैं, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी N2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, डजंट एग्जिस्ट। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, 8 एंड 20 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। लाइक यहाँ पे मैंने दे रखा है हीलियम, बेरिलियम, N2, एक में 4, 8 एंड 20 एग्जिस्ट नहीं करते। फिर एमो डायग्राम ऑफ हेलोजेंस। तो एमो डायग्राम्स के लिए, हेलोजेंस के एमो डायग्राम्स के लिए लास्ट लेक्चर में हमने आपको F2 का एमो डायग्राम आपको क्रिएट करके बताया भी था, उसे वापस से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो F2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, हमें पता है कि F इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हायर रहता है, ओके, सबसे हाई रहता है इसकी, इसलिए इसमें sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती, एनर्जी गैप हाई रहता है, गैप क्या रहता है आपका, हाई रहता है। और अगर मैं बात करूँ Cl2, Br2 और I2 की, एक ही कॉलम में, एक ही ग्रुप में, इनमें
आपका एनर्जी गैप लो रहता है, इसके कारण से sp मिक्सिंग वाले एमओ डायग्राम ये आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसी कंसेप्ट से कि इनके कलर इंटेंसिटीज क्या रहते हैं, कलर है या कलर लेस है, फिर कलर इंटेंसिटी क्या है, इन सब की हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एनर्जी गैप कम रहेगा तो डेफिनेटली ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, ओके, अलाउड ट्रांजिशन होंगे और आपको कलर भी मिलेगा और इंटेंस भी वो मिलेगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले F2 एंड Cl2 की बात करते हैं। दिस वन इज F2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज Cl2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप दोनों का सेम ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, सभी एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं ये जो 10 आपको जो नंबर लिखा है ना वो कौन से ऑर्बिटल्स की है, ये आपके एमोस ऑर्बिटल है और वो भी एमोस ऑर्बिटल पी से जो मिलकर बने उनके लिए है, यानी कि ये पर्टिकुलरली, बाकी के दूसरे को मैंने नहीं, ये पर्टिकुलरली, ओके, पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो मिलेगा ना वो वाला। तो अगर मैं बात करूं ये आपका सेकंड पीरियड के अंदर आता है, तो फ्लोरीन एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस वन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड F2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं 2p ओवरलैप होगा तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास 5 and 5 10, तो सिग्मा 2p ये कैसे रहता है, विदाउट sp मिक्सिंग वाला है ना, विदाउट sp मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग में ये सिग्मा 2p2 पाई 2p4 एंड पाई स्टार 2p4, ठीक। तो ये आपका रहता है सिग्मा 2p पाई स्टार 2p पाई 2p4, चाहे तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा 2p2 पाई 2p4 पाई स्टार 2p4। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो कितना रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपका ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। तो ABMO के अंदर 4, BMO के अंदर 6, 6 - 4 2, 2/2 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1, इसलिए आपके 1 सिंगल बॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि Cl2 की बात करें तो ये आपका sp मिक्सिंग के साथ रहेगा, sp मिक्सिंग, क्योंकि 3p ये आपका पीरियड आपका चेंज हो गया ना, वो आपका सेकंड पीरियड में था, ये आपका थर्ड पीरियड के अंदर है। तो 3p एंड 3s ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी है वो आपकी कम रहेगी, क्या रहती है, ये 3s यहाँ पे समथिंग रहेगा, उसके बीच में एनर्जी कम रहने के कारण आपको sp मिक्सिंग देखने को मिलती है। इससे पाई 3p लोअर रहेगा और सिग्मा 3p आपका चला जाएगा ऊपर, ओके। तो ये सिग्मा 3p ऊपर, पाई 3p लोअर, और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO, और बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आएगा, इसमें भी आपका पास 1 देखने को मिलेगा। डिफ्रेंशिएट कहाँ पे होगा, एनर्जी लेवल में, एनर्जी गैप, इस एनर्जी गैप की बात करें लाइक पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार 2p के बीच और पाई स्टार ये आपके पास रहेगा 3p, पाई स्टार 3p एंड सिग्मा स्टार 3p, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो लोअर रहेगा कंपेयर टू पाई स्टार 2p एंड सिग्मा स्टार 2p के बीच। तो यहीं पे है दिस पाई स्टार, यहाँ पे रहेगा आपके पास 2p, सिग्मा स्टार ये आपके पास है 2p और ये है पाई स्टार 3p, सिग्मा स्टार 3p। हमें पता है कि जब भी हम ऊपर जाते हैं, लाइक पहला है ये न्यूक्लियस रहेगा आपके पास, फिर यहाँ पे फर्स्ट n = 1 है, ये आपके पास रहेगा n = 2, तो n = 3 आपका यहाँ पे रहेगा, n = 4 समथिंग यहाँ पे रहेगा, n = 5 यहाँ पे रहेगा। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता है तो जो पीरियड्स के बीच की जो एनर्जी गैप है वो कम होती जाती है, फर्स्ट सेकंड वाले की तो ज़्यादा रहती है फिर कम होती जाती है, यानी कि जितना एनर्जी गैप फर्स्ट एंड न्यूक्लियस के बीच में है उससे कम एनर्जी गैप आपका फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में होगा, उससे कम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के बीच में होगा, ये आपका कंसेप्ट रहता है। इसलिए आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यानी पाई स्टार 3p से सिग्मा स्टार 3p के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपका विजिबल रीजन के अंदर होती है, इसलिए ये रहता है कलर्ड। जबकि F2 केस में ये एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी यानी कि पाई 2p से पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p में एनर्जी रिक्वायर्ड आपका यूवी रीजन के अंदर रहती है। कैसी रीजन के में रहती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में रहती है, जो कि विजिबल नहीं होती है। तो ट्रांजिशन किस जो हैलोजेंस के लिए ट्रांजिशन कहाँ देखते हैं हम? ट्रांजिशन देखते हैं पाई स्टार टू सिग्मा स्टार। ओके, तो F2 आपका कलरलेस होता है ड्यू टू यूवी रीजन और Cl2 आपका कलर्ड होता है ड्यू टू विजिबल रीजन। तो कलर इंटेंसिटी सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सिलेक्शन रूल में भी दो सिलेक्शन रूल हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते आए हैं। वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है आपका लेपार्टे सिलेक्शन, दूसरा होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एस स्पिन वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। और लेपार्टे सिलेक्शन क्या बोलता है कि डेल्टा एल आपकी जो है वो +-1 आपकी होनी चाहिए। ओके, +-1, कई बार ये 0 भी ले लेते हैं, लेकिन +-1 है, उसी को हम अलाउड कहते हैं। तो यहाँ पे E1 से E2 फॉर मोर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेस सिमेट्री, आप यानी कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन कम होंगे जब सिमेट्री आपकी क्या होगी? लेस रहेगी। तो E1 से E2 के बीच में ट्रांजिशन ज़्यादा होने के लिए मॉलिक्यूल की सिमेट्री लेस रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। देखिए, ये भी आपका P है, ये भी आपका P है, तो P से P ऑर्बिटल में हम स्विच कर रहे हैं, तो इट मीन्स डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये क्या हो गया? लेपार्टे फॉरबिडन। जैसे कि पहला केस मैंने बताया था, लेपार्टे अलाउड के लिए आपके पास ये होना चाहिए, फॉरबिडन के लिए 0। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपके पास? लेपार्टे फॉरबिडन, इसलिए लो इंटेंसिटी वाले मिलेगा। जबकि अगर आप Cl2 की बात करो तो एनर्जी गैप कम है और इसमें sp मिक्सिंग रहती है। क्या रहती है? sp मिक्सिंग भी रहती है। sp मिक्सिंग का जो पाई 3p है और सिग्मा 3p है वो पार्शियली मिक्स्ड ऑर्बिटल रहते हैं। लाइक ये पाई 3ps हो गया, ये सिग्मा 3ps हो गया, इट मींस sp मिक्स्ड ऑर्बिटल्स है। इसलिए इसमें p2 हम sp ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ट्रांजिट कर रहा है p to sp, यानी कि प्योर p नहीं, लेकिन हाइब्रिड sp के बीच में, कंटेमिनेंट sp के बीच में ये हाइब्रिड ट्रांजिशन कर रहा है। इसलिए ये पार्शियली लेपार्टे अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियली लेपार्टे अलाउड। फुली अलाउड नहीं, लेकिन पार्शियली लेपार्टे अलाउड। और अगर पार्शियली लेपार्टे अलाउड भी है तो उस कंडीशन में ये मोर इंटेंस कलर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी टाइप से देखिए, जैसे जैसे फ्लोरीन से आप आओगे क्लोरीन पे तो एनर्जी गैप कम, क्लोरीन से ब्रोमीन पे एनर्जी गैप और कम, और ब्रोमीन से आयोडीन में तो एनर्जी गैप उससे भी ज़्यादा कम। तो और sp मिक्सिंग कैरेक्टर भी आपका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो कलर एंड इंटेंसिटी भी आपकी ओवरऑल क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी। फिर एज लाइक पार्शली अलाउड एंड पार्टली अलाउड एंड पार्शली अलाउड। ओके, सॉरी, एक है पार्टली यानी कुछ छोटे से पार्ट के अंदर आपका ट्रांजेक्शन अलाउड है, और एक है पार्शली यानी कि आपका थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन अलाउड है। ये दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट है। X2 में भी कलर एंड ट्रांजेक्शन की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि X2 का जो IP है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो किसके बराबर होता है? लगभग O2 के बराबर होता है। तो जो कलर एंड इंटेंसिटी आपका O2 की है वही आपकी X2 मॉलिक्यूल के लिए देखने को मिलेगी। अब हमें स्टार्ट करना है हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए MO या MOD के बारे में स्टडी। कौन सा था? हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें देखना है एमओस डायग्राम, MOD। तो हेटेरोन्यूक्लियर कौन कौन से रहेंगे? लाइक पहला है AB में भी ऐसे एटम लाइक A में, जिसमें A में भी आपका sp मिक्सिंग हो, B में भी sp मिक्सिंग हो, तो उस कंडीशन में ओवरऑल एटम जो AB है उसमें आपकी sp मिक्सिंग देखने को मिलेगी। तो sp मिक्सिंग इन बोथ केस आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से? वो एग्जाम्पल है लाइक साइनाइड CN-, बोरॉन कार्बाइड BC, बोरॉन में भी sp मिक्सिंग है, कार्बन में भी है, NCl N में भी है, Cl में भी है, कार्बन क्लोराइड कार्बन में भी है, Cl में भी है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल आपका AB टाइप मॉलिक्यूल जिसमें दोनों ही एटम के अंदर sp मिक्सिंग अलाउड होने के कारण
पूरे मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग अलाउड होती है। सेकेंड टाइप AB कोई मॉलिक्यूल है जिसमें A एटम sp मिक्सिंग अलाउड है, B में नहीं है, तो उस कंडीशन में AB ओवरऑल मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग अलाउड देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल BF बोरॉन में अलाउड है, फ्लोरीन में नहीं। CO कार्बन में है, ऑक्सीजन में नहीं। NO नाइट्रोजन में है, ऑक्सीजन में नहीं। कार्बन CH कार्बन में बट H में नहीं। तो इस टाइप के ये सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। थर्ड टाइप के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो A में sp मिक्सिंग अलाउड है ना B के अंदर sp मिक्सिंग अलाउड है, तो ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग अलाउड नहीं होती। फॉर एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, OF और OH नेगेटिव, इन किसी भी एटम में इसके अंदर sp मिक्सिंग अलाउड नहीं है। अगर हमें ये डाई एटॉमिक का MOD पता है, डाई एटॉमिक का MOD पता है, तो हम उसके पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम उससे रिलेटेड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का MOD बता सकते हैं। लाइक OH2 के बारे में हम बता सकते हैं। अगर हमें OH के बारे में पता है तो हम OH2 के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। CH के बारे में पता है तो मैं CH4 के बारे में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। CO के बारे में पता है तो CO2 के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। SF के बारे में पता है तो SF6 के बारे में मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। ओके, और NO हमें पता है तो मैं NO2 के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। और NO का मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो भी इसका फॉर्म है, लाइक NO बेंट एंड लीनियर, एक रहता है आपका लीनियर, एक रहता है आपका बेंट, इनके बारे में भी मैं चर्चा कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज की एमोस पता होने के बाद मैं उससे रिलेटेड स्पीशीज की एमोस को मैं बता सकता हूँ। फिर मैं ये भी बता सकता हूँ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में कि कौन सा एटम इन मॉलिक्यूल आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर की तरह काम करेगा एज ए बैटर। तो लाइक थायोसाइनाइड है ये, तो बैटर एम्बिडेंट बिहेवियर होता है, एक बार सल्फर से भी दे सकता है और सेकंड एंड नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एम्बिडेंटेड बिहेवियर इसे ही कहते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल में, यानी कि जैसे AB कोई मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग एंड से आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। लाइक सपोज करो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स M है और इसमें A एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए गए, और सेकंड कॉम्प्लेक्स N है और इसमें B एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। तो ये आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर है कि लिगेंड तो AB ही था लेकिन कॉम्प्लेक्स M में A एंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, कॉम्प्लेक्स N के अंदर B एंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए। ये आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर। तो HCN के अंदर ये अच्छा रहता है, CN के अंदर ये थोड़ा पुअर रहता है, और कार्बोनिल के अंदर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलमोस्ट नॉन एम्बिडेंटेड, ओनली फॉर कार्बन एंड के द्वारा आपका एम्बिडेंटेड बिहेवियर इलेक्ट्रॉन डोनेशन आपका यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम MOT के थ्रू, किसके थ्रू, MOT के थ्रू इसके बारे में यानी कि एम्बिडेंटेड बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर था आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जब भी हम इसका MOD ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से बात हमें ध्यान में देनी पड़ती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट रहता है हाउ मिक्सिंग एंड बिहेवियर ऑफ MO, की मिक्सिंग कैसे होगी और एमओस की बिहेवियर किस टाइप का रहेगा। तो इसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा क्या sp मिक्सिंग अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अगर sp मिक्सिंग अवेलेबल है तो उसका MO डायग्राम अलग बनेगा, नहीं है तो उसका डायग्राम अलग बनेगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर रहता है रिलेटिव एनर्जी डायग्राम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि आपको जो अरेंजमेंट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कॉलम बन गया, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी आपको सही से अरेंज करनी पड़ेगी। इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लाइक दो केस है हमारे पास। केस फर्स्ट, हमारे पास दो एटम है XA और XB। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ XA ग्रेटर देन है कंपेयर टू XB, उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी आप एमओस के लिए MOD का स्केलेटन ड्रॉ करोगे तो उसमें क्या होगा कि XA ये आपका A एटम, ये B एटम, यानी कि इसका 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोजर रहेगा, तो एनर्जी में ये क्या रहेगा, लो रहेगा। ये एनर्जी का सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये एनर्जी में लोअर रहेगा कंपेयर टू B मॉलिक्यूल के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में। ये B का जो 2s है वो हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर है, तो ये न्यूक्लियस से दूर रहेगा, ये हाई रहेगा। इसलिए इन दोनों का जो पोजीशन है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा,
ओके, एक दूसरे से क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा, दोनों एक ही लेवल में नहीं होंगे, ये लोअर रहेगा ये अपर रहेगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है, मान लो कि x एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेवर है कंपेयर टू एक्स बी, तो उस कंडीशन में जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका 2s ऑर्बिटल, चाहे 2s चाहे 2p, अगर 2p की कंपेयर कर रहा है तो xa और xb में 2p किसका लोअर रहेगा, xb वाले का लोअर रहेगा, तो 2s लोअर रहेगा कंपेयर टू 2s ऑफ a एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो इस टाइप से हमें ये बात ध्यान देनी होती है। कौन सा, पॉइंट नंबर सेकंड, रिलेटिव एनर्जी डायग्राम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर हमारे पास थर्ड जो स्टेप हमें देखना पड़ता है, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं फ्रंटायर इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर फिल होंगे, यानी फ्रंटायर इलेक्ट्रॉन्स कौन से है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर फिल होंगे, और फ्रंटायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, क्या कोई लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स कई बार केस ऐसा आएगा कि एक एटम का, लाइक ए एटम का जो भी ऑर्बिटल है वो बी मॉलिक्यूलर एटम के ऑर्बिटल के साथ इसकी सिमेट्री मैच नहीं होगी, क्या होगी, सिमेट्री मैच नहीं होगी, डजंट मैच। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे वो किस में एग्जिस्ट करेंगे, लोन पेयर ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, और वो रहेगा आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हम उसे कहेंगे, और वो आपके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग से डिफ्रेंशिएट रहेंगे। और नॉन बॉन्डिंग में भी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, किसी के अंदर बॉन्डिंग कैरेक्टर्स आ जाएंगे, किसी के अंदर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू में। जैसे कि हमने यहाँ पे एक जस्ट स्केलेटन ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो इस कंडीशन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन है, यानी कि कार्बन की कम है, तो उसका 2s ऑर्बिटल हाई रहेगा, ये एनर्जी डायग्राम, इसका 2s हाई रहेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन के 2s से, ये आपका न्यूक्लियस के ज्यादा पास में रहेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। और ये Cn की फिर यहाँ पे आपके पास आफ्टर द LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे, जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी जस्ट ड्रॉ नहीं किया, स्केलेटल बनाया मैंने आपको। इसी टाइप से हम देख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, और मैं एनर्जी डायग्राम लिखूं, जस्ट 1 मिनट। 1s ऑर्बिटल ये रहता है आपके पास 1s 2s 2p। ओके, अब मैं 1s ऑर्बिटल एंड फिर 2p ऑर्बिटल की बात करूं और एनर्जी सीक्वेंस लिखूं, तो एनर्जी सीक्वेंस इस टाइप से रहेगा, यानी कि फ्लोरीन एटम है तो वो सबसे लोअर रहेगा उसका 2p, फिर ऑक्सीजन वाले का 2p उससे ऊपर, नाइट्रोजन वाले का 2p उससे ऊपर, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में लगभग 1s ऑर्बिटल आपका हाइड्रोजन का एग्जिस्ट करता है। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल समथिंग यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन के ऊपर कार्बन, कार्बन के ऊपर बोरॉन, बोरॉन के ऊपर बेरिलियम, एंड बेरिलियम के ऊपर लिथियम का 2p ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर है जो एमओस बनाते समय आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक,